नमस्ते। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। जैसा कि हम लगातार कर्नाटक की चुनाव के जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए आप हमारे साथ जैसा स्क्रीन पे आज फिर देख पा रहे होंगे वरिष्ठ पत्रकार राजीव मिश्रा सर उपलब्ध हैं। लगातार जो वहां पर बदलाव हो रहे हैं, नए नए सियासी समीकरण डेवलप हो रहे हैं, उनकी हम बात आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें कर्नाटक चुनाव जब से अनाउंस हुए तब से लेकर के अब तक जितने भी डेवलपमेंट हुए, जो बदलाव हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट का इशू रहा हो या भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची उसका इशू रहा हो या कांग्रेस का टिकट बंटवारा और जो तमाम मुद्दे की बात रही हो, वो सब हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज फिर बात हम करेंगे जो अभी इधर हालिया जो तमाम बदलाव हुए हैं, कई सारी चीजें निकल करके सामने आई है उस पर हम लोग सीधे चलते हैं राजीव सर के पास। सर, आपका बहुत स्वागत कार्यक्रम में। जैसा कि हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे जगदीश शेट्टार को लेकर के कि अगर वो कांग्रेस में आ जाते हैं तो क्या असर उसका एक रहेगा। अब तो वो कांग्रेस में आ गए हैं और उसको लेकर के कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी खूब बातचीत हो रही है। वहां पर क्या माहौल चल रहा है सर? देखिए, सबसे पहले कि नामांकन भरने की जो तिथि है वो पूरी हो चुकी है और सारे उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन भर दिए हैं। टिकटों का बंटवारा हो चुका है, तो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि किन सीटों पर किन किन के बीच मुकाबला होने वाला है। और अब जो है वो स्टार प्रचारक मैदान में उतरने वाले हैं। दोनों ही पार्टियां, तीनों ही पार्टियां अगर कहें, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट अनाउंस भी कर दी है और स्टार प्रचारक अब आना शुरू भी कर दिए हैं। तो अब जो है, अब जमीनी लड़ाई होगी। चुनावी मैदान में जब जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे और अब जो असली मुकाबला है अब शुरू होने जा रहा है। तो अभी तो ताज़ा माहौल यही है। जी सर, अभी एक जो सबसे हालिया इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, उनकी वीडियो लगातार वायरल हो रही है, वो है के.एस. ईश्वरप्पा की वीडियो, जिसको प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया, उनसे बातचीत किया। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के.एस. ईश्वरप्पा जैसे व्यक्ति को फोन करना पड़ा, जिसके ऊपर 40% की जो आरोप जो लगता रहा है वो सबसे ज्यादा उन्हीं पर फिट बैठता था, उन्हीं के लिए बात कही गई थी। और इस मुद्दे पर हम लोग बात भी लगातार करते आ रहे हैं। तो अब क्या इसमें क्या कुछ इसका असर दिख रहा है वहां पर? देखिए, कुरबा एक जनजाति है यहाँ पे कर्नाटक में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिद्धरमैया जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कुरबा समुदाय से आते हैं और उनका जो वोट बैंक है वो भी कुरबा समुदाय है। बीजेपी में देखें तो सबसे बड़े कुरबा लीडर के.एस. ईश्वरप्पा है। और शिमोगा, उन्होंने एक संगोली रायना ब्रिगेड एक संगठन भी बनाया था और उनका प्रभाव शिमोगा ही नहीं पूरे कर्नाटक में अच्छा खासा है। जब उनको उनकी रिटायरमेंट घोषित हुई, उन्होंने अपने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा की। उसके बाद उनका दबाव था कि उनके बेटे कांतेश को शिमोगा, जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, वो सीट उनको मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा ने वो सीट उनको नहीं दी। एक कार्यकर्ता चन्न बसप्पा को वहां से, शिमोगा से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो रहा था, क्योंकि एक तरफ जगदीश शेट्टर पार्टी छोड़कर गए, उसके बाद लक्ष्मण सवदी पार्टी छोड़कर गए, जो दो बड़े लिंगायत नेता हैं। उसके बाद के.एस. ईश्वरप्पा की नाराजगी। तो इन तमाम समीकरणों पर विचार करने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा अब डैमेज कंट्रोल के मोड में है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। और भले ही बातचीत हुई है कि ईश्वरप्पा के मन में जो भी थोड़ी बहुत नाराजगी हो, लेकिन प्रधानमंत्री के से बातचीत के बाद वो काफी खुश नजर आए। देखना होगा चुनाव में क्या असर होता है। जी, क्योंकि ऐसा एक उदाहरण हिमाचल के चुनाव में भी देखने को मिला था। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई फायदा हुआ नहीं था। जिस नेता से प्रधानमंत्री ने बात किया था वो बाकायदा वीडियो सार्वजनिक हुई, उसके बाद जो बयान हुए और जो सारी चीजें हुई वो हम सबने देखा था। और हालांकि वहां वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हार भी वहां पर मिली थी। सर, बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच में एक जो झड़प की खबर चल रही है, वो क्या है, किन परिस्थितियों में ये चीजें हो गई? तो देखिए, झड़प तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी अभी, और कर्नाटक में ये चीजें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये कभी कभी ऐसी चीजें होते रहती हैं।
देखना होगा उसके उस घटना को मैंने चुनाव के बहुत बाद गहराई से देखा। चुनाव के बाद जो संभावनाएं तमाम बात रहती है कि ये संभावनाएं बनती हैं, तो ऐसे में अगर जेडीएस के साथ की संभावना भाजपा की बनती है तो इस तरीके की चीजें क्या नुकसानदायक नहीं होंगी? देखिए, चुनाव के बाद से जो समीकरण होते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। कांग्रेस और अगर 2019 को 2018 को अब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कांग्रेस और जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ही खूनी झड़प होते रही है, खास करके मंड्या मैसूर इलाके में। और उस साल चुनावों के पहले कुछ हत्याएं भी हुई थी, बहुत गहरी दुश्मनी थी। लेकिन चुनाव के बाद बात हो गई कि एक सरकार बनानी है, हमको सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, इस तरह के नैरेटिव शुरू हो जाते हैं। तो किसी न किसी पॉइंट पे आकर के फिर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे वो बातें बन जाती हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जो झड़प है या जो लड़ाई झगड़े की खबर है, लोकतंत्र में ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये अच्छा नहीं लगता जी। सर, अब सबसे अहम मुद्दे पर बात हो जाए, चूंकि कर्नाटक का चुनाव हो, लिंगायत पे बात ना हो तो फिर कर्नाटक जी का चुनाव ही जो है वो अधूरा दिखता है। लिंगायत के मुद्दे पर जैसा हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं कि वहां पर चूंकि भाई सबसे असरदार हैं वो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक खबर आई कि वो लिंगायत मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के कैंपेन वहां स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा के आवास पर अभी एक मीटिंग होती है जिसमें कई सारे नेता होते हैं, बसवराज मुंबई जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सम्मिलित थे। बाद में उनका बयान आता है कि लिंगायत मुख्यमंत्री पर वहां पर कोई बात नहीं हुई और ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं और साथ ही साथ इसका जो असर होगा वो क्या रहेगा? अब देखिए, जो लक्ष्मण सवदी और जगदीश शेट्टर के जाने के बाद और पार्टी में करीब 2 दर्जन सीटों पर भाजपा जब बगावत का सामना करने लगी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गया, तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक नैरेटिव शुरू किया और उसका हमला था कि बीएस येडियुरप्पा को भी, जो लिंगायत सीएम थे, उनको रोते रोते पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद लक्ष्मण सवदी चले गए, उसके बाद जगदीश शेट्टर चले गए। तो भाजपा जो है वो लिंगायतों का अपमान कर रही है। और अगर जो सबसे बड़ा समर्थक समुदाय है बीजेपी का, लिंगायत, अगर वो नाराज है तो फिर बीजेपी के चुनावी संभावनाओं पर बड़ा असर पड़ेगा। तो एक डैमेज कंट्रोल के तहत भाजपा के नेताओं की जो बैठक हुई उसमें हुआ कि हम लिंगायत सीएम का चेहरा एक पेश करें और ये अभियान शुरू करें कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो चेहरा कोई लिंगायत ही समुदाय का मुख्यमंत्री बनेगा, जो अभी तक होता रहा है। 2008 में जैसे कि पता था कि अगर पार्टी चुनाव जीतेगी तो मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा होंगे। 2013 में था कि जगदीश शेट्टर होंगे। 2018 में फिर था कि बीएस येडियुरप्पा होंगे। लेकिन इस बार बीजेपी ने येडियुरप्पा के जाने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक अनाउंस नहीं किया है। बसवराज बोम्मई लिंगायत समुदाय से हैं, लेकिन उनको आधिकारिक रूप से पार्टी ने घोषित नहीं किया है। तो ये एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है जी। इसका असर कांग्रेस को, इसका क्या नफा नुकसान कांग्रेस की ओर से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर आखिर इसका असर कैसे होगा अगर इस तरीके के बयान भाजपा की तरफ से, इतने जिम्मेदार नेताओं की तरफ से और खासकर मुख्यमंत्री की तरफ से अगर आ जाता है तो भाजपा का तो जो होना है वो आपने बताया, पर कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जरा एक बार समझा दीजिए। देखिए, कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस को इस बात का भरोसा है कि वो सत्ता में आएगी। जो चुनावी माहौल है, जो जनता का समर्थन है, उसके पक्ष में है। और खास करके जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने लिंगायतों को लेकर के बातचीत शुरू की है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें 2 से 3% वोट हासिल करने में सफलता मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की संभावनाएं बनती है। एक बात आपने शुरू में की थी, एनसीपी की, छोटी पार्टियों की बात की थी। जो छोटी पार्टियां हैं वो भी इस बार काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली हैं। देखिए, कई छोटी पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस बीजेपी जेडीएस के बीच में अमूमन मुकाबला होते रहा है, लेकिन इस बार एआईएमआईएम ने भी, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी 9 सीटों पर 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किया। उसके अलावा एनसीपी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है, एसडीपीआई भी चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी लगभग सभी सीटों पर, 200 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
तो इनका इनके लड़ने का एक असर ये भी है कि अगर कहीं पे स्थानीय स्तर पे आक्रोश है किसी विधायक के पास, विधायक के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, और अगर अब जैसे पिछली बार 30 से ज्यादा सीटों पर हार जीत का मार्जिन 5,000 था, कई सीटों पर हार जीत का मार्जिन 1,000 था। तो अगर छोटी पार्टियां अगर 2,000 4,000 भी वोट अगर इधर से उधर अगर चुनाव नहीं जीतती हैं और अगर इधर से उधर वोट भी करती हैं, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस बार के चुनाव में। जी, बीआरएस ने अभी जेडीएस को समर्थन देने की बात कही है, खुद केसीआर ने इसका ऐलान किया कि वो कुमार स्वामी को समर्थन देंगे, तो क्या इसका कुछ अलग इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जो हैदराबाद कर्नाटक का जो इलाका है, जिसे कल्याण कर्नाटक अभी कहते हैं, वो तेलंगाना और हैदराबाद से जुड़ा हुआ इलाका है। और जेडीएस वहाँ 2008 में और 2008 में अच्छी खासी सीटें जीती थी, 2008 में, और 2013 में 5-5 सीटें जीती थी, 2018 में 4 सीटें जीती थी। तो जो बीआरएस का समर्थन है वो उसी इलाके में ज्यादा प्रभावकारी होगा। तो अगर जेडीएस को कुछ समर्थन मिलता है तो वहाँ पे कुछ सीटें हासिल कर सकती है जेडीएस। जी, मैं यहाँ दर्शकों को एक चीज बता दूं कि जो टीआरएस थी, जो बाद में बीआरएस जिसका नाम हो गया था, वो केसीआर की तरफ से इस तरीके की तैयारी की खबर आ रही थी कि कर्नाटक के चुनाव में बीआरएस जो है वो चुनाव लड़ेगी। पर अब ये ऐलान हो चुका है कि बीआरएस जो है वो जेडीएस को समर्थन देगी। जेडीएस की तरफ से खुद कुमार स्वामी ने ये बात कही कि बीआरएस जो है वो मित्र पार्टी है। खैर, सर, हम बात चूंकि जब पार्टियों की कर रहे थे, हम लिंगायतों की कर रहे थे, लिंगायत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने आरोप लगाया डीके शिव कुमार पर। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लिंगायतों को, लिंगायत जो धर्म के लोग हैं उनको बांटने का काम कर रही है। इस तरीके का आरोप निकल करके आ रहा है अब तो। 2018 में एक प्रस्ताव आया था, वीर शिव लिंगायत जो समुदाय के जो लिंगायत समुदाय है उसमें एक वीर शैव लिंगायत समुदाय है जो कि बड़ा धड़ा है। तो वीर शैव को अलग अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देने की बात, एक प्रस्ताव आया था सिद्धरमैया की ओर से। तो उस प्रस्ताव पर हालांकि अमल नहीं हुआ, वो फाइनली हुआ नहीं। लेकिन 2018 में जब ये प्रस्ताव, उस समय सिद्धरमैया चूंकि मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो जब वो आया था तो बीजेपी ने एक नैरेटिव शुरू किया कि ये लिंगायतों को बांटने की साजिश है। तो उसके चलते कुछ असर पड़ा और लिंगायत समुदाय ने लगभग उसके खिलाफ वोटिंग की और कांग्रेस को उसका खामियाजा उठाना पड़ा। 2018 के चुनावों के बाद बहुत बार डीके शिव कुमार ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि जो अलग वीर शिव लिंगायत को अलग अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने की जो कोशिश हुई, जो प्रस्ताव आया, वो सही नहीं था, वो फैसला गलत था। और कई बार सिद्धरमैया ने भी दबी जुबान से अपनी इस गलती को स्वीकार किया था। तो फिर से एक बार उन चीजों को याद दिलाने की कोशिश हो रही है कि, और बसवराज बोम्मई का जो भी स्टेटमेंट है उसी संदर्भ में है कि ये वही कांग्रेस है जो लिंगायत समुदाय को बांटने की कोशिश की थी पिछले इलेक्शन में। यह वही कांग्रेस है जो 1990 में वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटा दी थी। और ये वही कांग्रेस है जो लिंगायत समुदाय, लिंगायतों को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। तो ये जो बीजेपी की ओर से कोशिश हो रही है, ये काउंटर है, ये पलटवार है। जी जी, आरोप केवल डीके शिव कुमार पर ही नहीं है। डीके शिव कुमार भी अब एक आरोप लगाना शुरू कर दिए। उनका कहना यह है कि सरकार जो है वो कांग्रेस के, चूंकि नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई, आपने बताया, कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार जो है उनको अयोग्य घोषित करने में लगी हुई है, अयोग्य घोषित करके, और वो इस तरीके का काम कर रही है कि इनका नामांकन ही खारिज हो जाए। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है डीके शिव कुमार के इस आरोप में, और दूसरा कि इसका फिर असर क्या होगा? देखिए, डीके शिव कुमार कनकपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो अपना नामांकन 17 को भरे थे, लेकिन 20 तारीख को जो आखिरी डेट था उस दिन लास्ट आवर में जाकर के उनके भाई डीके सुरेश ने नामांकन दाखिल किया। दरअसल उनको इस तरह की खबर थी कि उनका जो हलफनामा है, उनका जो एफिडेविट है, उसको कई बार डाउनलोड किया गया है। वो ये भी उनको खबर आई कि भाजपा आईटी सेल उसको बहुत ही गहराई से स्क्रूटनी कर रही है। तो उनको डर था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ निकाल करके कहीं उनका नामांकन खारिज न कर दिया जाए। तो इसलिए आनन फानन में डीके सुरेश जो उनके भाई हैं और बेंगलुरु ग्रामीण से कांग्रेस के सांसद है, उनको नामांकन
भरवाया गया। लेकिन जब स्क्रूटनी हुआ तो वो चीजें साफ हो गई कि उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया है। तो डी.के. सुरेश अपना नामांकन वापस लेंगे। और जो कल तमाम चुनाव आयोग की ओर से सूची भी आ गई, तो किसी का नामांकन खारिज नहीं हुआ है, किसी भी कांग्रेस उम्मीदवार या बीजेपी उम्मीदवार का। 4-5 सीटों पर अभी कुछ जांच चल रही थी अभी। जी जी। अभी सर, जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब जो ये सरकार है, उस सरकार में खबर आ रही कि 385 के आसपास जो है वो बीते 4 साल में मुकदमे वापसी के काम किया गया। उसमें कई विधायक और सांसद भी हैं। क्या इस चीज को, हालांकि ये पहले की सरकारों में भी कुछ इस तरीके की चीजें हुई थी, तब क्या वो मुद्दा बन पाया था, और क्या अब ये इस चुनाव में मुद्दा बन पाई? देखिए, जो चुनाव जो केसेस वापस लिए गए वो एक काफी वो लंबा प्रोसेस चला था, और कुछ विशेष अदालतें भी स्थापित हुई थी, और कई केस वापस लिए गए। बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी कई टीपू जयंती को लेकर के भी कुछ हंगामा और झगड़े हुए थे, उससे भी जुड़े के मामले थे। देखिए, चुनाव जो है वो 3-4 इशू पर बीजेपी काउंटर करेगी कांग्रेस को। कांग्रेस जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, महंगाई और का मुद्दा उठा रही है, गारंटी कार्यक्रमों को लेके जा रही है। कांग्रेस बीजेपी की कोशिश है कि वो भी भ्रष्टाचार का इशू उठा रही है, डी.के. शिव कुमार के मामले उठा रही है। और दूसरा जो एक है कि नैरेटिव है बीजेपी का कि कांग्रेस के शासन में विकास नहीं होता है, कांग्रेस समाज को बांटने की कोशिश करती है और विकास नहीं करती है। तीसरा एक कम्युनल इशू पर बात होती है, हिजाब का मुद्दा है। उसके अलावा तटीय कर्नाटक में खास करके जो बम ब्लास्ट हुए वो सब इशू उठाए जाएंगे। और चौथा एक राहुल का चेहरा लेकर के बीजेपी अटैक करती है, राहुल गांधी का, कि उन्होंने विदेशों में जाकर के लोकतंत्र की तौहीन की एक। तो इन 4 मुद्दों को लेकर के, खासकर इन्हीं 4 मुद्दों के इर्द गिर्द बीजेपी के तमाम नैरेटिव है। भ्रष्टाचार, विकास और कम्युनल्स और राहुल गांधी का चेहरा। और कांग्रेस की ओर से जो मेन इश्यूज जो जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, उसके गारंटी कार्यक्रम, स्थानीय नेता, स्थानीय चेहरे, तो इन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव होगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि जो वोटिंग होगा वो कहीं ना कहीं वो कास्ट इक्वेशन पे होगा, और पीएम मोदी का चेहरा थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। और जो तीनों ही पार्टियों में अंतरकलह है, जो पार्टियां अंतरकलह को जितना मैनेज कर पाएंगी वो थोड़ा सा एज में रहेंगी। जी। हालांकि आपने सारी जानकारियां पूरी, इस अभी जो तमाम नए जो डेवलपमेंट्स हुए, जो समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं फिलहाल, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग को बता दिया। दर्शकों को ये चीजें समझने में भी आसान होगा कि किस तरीके से मुद्दों की एक तरफ बात होगी, किस तरीके से दूसरी तरफ मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भी पार्टियां कोशिश करेंगी, जो जिसके हिसाब से गैर जरूरी हो। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब देखना ये होगा कि कितने प्रभावशाली ये मुद्दे हो पाते हैं जिनके बेसिस पर चुनाव होती है, और साथ ही साथ जो अंतरकलह वाली जो बात आपने अंत में बताई है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस अंतरकलह से भारतीय जनता पार्टी इस समय ज्यादा जूझ रही है। और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी का अगर असर देखा जाए तो फिर इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक का जो चुनाव होगा वो खासा नुकसानदायक अभी तक दिख रहा है। अब आने वाले समय में, जैसा आप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों के बाद क्या बदलाव होगा, इस पर हम लोग फिर अगले हफ्ते चर्चा करेंगे, बात होगी, जो लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। शुक्रिया।